अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया और ये वीडियो पसंद आए तो आखिर में लाइक ज़रूर करके जाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लगी और आप आगे कौन-सी और किस तरह की किताबें और नॉवेल्स पढ़ना चाह रहे हैं। आप मुझे उर्दू, इंग्लिश और बच्चों के किसी भी तरह के नॉवेल्स रिकमेंड कर सकते हैं जो मैं आपके लिए पढ़ूँगी इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं किस्त नंबर 11 का हिस्सा 3। नींद से बेदार होते ही उसने कमरे की तमाम खिड़कियां खोल दी, बाहर का नजारा करते हुए अंगड़ाई ली, फिर कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। शॉवर लिया, कपड़े बदले, बाल खुश करके पोनी बनाई, दुपट्टा लिया और निखरी सी बाहर आ गई। किचन में मामूल की तरह नाश्ते का इंतजाम हो रहा था। मिसेस शिराजी केयर टेकर के हमरा लाउंज में बैठी कुरान पढ़ रही थी। वो पहले उनके पास गई, उनसे मिलने के बाद किचन में जाकर नाश्ते के इंतजामात का जायजा लिया। निगाहें फिर भटकती हुई सीढ़ियों की तरफ गईं। कलाई मोड़कर वक्त देखा, 7:30 बज रहे थे और वो अभी तक नीचे नहीं आया था। कहीं उसकी वो दुआ कबूल तो नहीं हो गई कि सुबह 7 बजे से पहले पहले उसे ऑफिस जाना पड़े। निचला लफ्ज दांतों तले दबाया, फिर खुद को हर लिहाज से कंपोज करती सीढ़ियां चढ़ने लगी। कह दूंगी आंटी ने भेजा है, जाओ देखो मेरा बेटा अभी तक नीचे क्यों नहीं आया। आहिस्ते से दस्तक देकर बेडरूम का दरवाजा खोला मगर अंदर कोई ना था। बेड पर कोई शिकन ना थी, तकिए भी तरतीब से रखे थे, कंफर्टर भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। रुक कर राहदारी में निगाह दौड़ाई, सिटिंग एरिया में भी कोई नहीं था। उसके कदम बेख्तियार स्टडी रूम की तरफ उठे। अधखुले दरवाजे को आहिस्ते से अंदर धकेला तो उसे सामने ही काउच पर सोया हुआ दिखाई दिया। लम्हे भर के लिए तो जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। दरवाजे के हैंडल पर गिरफ्त जमाए कितनी ही देर खड़ी रह गई। लैपटॉप, मोबाइल, कुछ फाइल्स और कागजात कालीन और शीशे की मेज पर धरे थे। पानी का गिलास भी रखा था, कॉफी का मग भी। क्या वो सारी रात स्टडी में सोया रहा? कुछ देर तक अपनी जगह खड़ी रही, करीब आकर उसे देखा, फिर आवाज देते हुए कंधा हिलाया तो उसकी आंख खुल गई। खिड़कियों से धूप सीधा चेहरे पर पड़ रही थी तो मंदी मंदी आंखों के साथ उठकर बैठ गया। हवास बेदार हुए तो स्टडी में अपनी मौजूदगी का एहसास करके सीधा हुआ। तासुरात एकदम से बदले, गालिबन उसे तवक्को नहीं थी वो ऊपर आएगी। तुम? उसकी आंखें रग जगह की गवाही दे रही थी। हाँ, वो तुम नीचे नहीं आए तो आंटी ने भेजा। वो हथेलियों पर सर गिराए कुछ देर तक बैठा रहा। तुम यहीं सोए रहे? काम करते आंख लग गई। वो दाहिने हाथ से पेशानी मसल रहा था, आंखें हनूज बंद थीं। 2 दिन पहले जब वो ऑफिस में सो गया था तो उसने तब मिसेस शराजी को यही जवाब दिया था। वो निचला लब दांतों में दबाए खड़ी रही, फिर गिलास में पानी डालकर उसे दिया। तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसने कहा। वो सर हिलाकर स्टडी से चली गई। नाश्ते के दौरान उसका रवैया ठीक रहा, वर्कआउट करवाते हुए भी। बस फर्क ये था वो आज उसे कम डांट रहा था, ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। जहन कुछ उलझा हुआ सा लगा कि जब वो बात कर लेती तो वो चौंक कर पूछता कि वो क्या कह रही थी। ऑफिस के लिए रवाना हुआ तो वो ग्लास वॉच के सामने आ खड़ी हुई, काफी देर तक खड़ी ही रही। सीन बदलता है। ऑफिस से वापसी पर अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे गैर मामूलीपन का एहसास हुआ, हालांकि कुछ भी तो ना बदला था। टाई की नॉट ढीली करते हुए उसने सोफे पर बैठकर जूते उतारे, कफलिंग्स और घड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखी तो इतराक हुआ उसके परफ्यूम्स और लोशंस वगैरह गायब थे। सोच में उलझते वार्डरोब स्लाइड की तो खाली मिली, उसके कपड़े, जूते, टाइयां कुछ भी मौजूद नहीं था। वो एकदम हैरान हुआ। जहन में मुमकिन ख्याल ने सर उठाया तो उसका सर नफी में हिला, मगर अगले ही पल वो जूते पहनकर सीढ़ियां उतरता नीचे आ गया था। मिसेस शिराजी लाउंज में थी। मुलाजिमा उनके लिए कप में चाय डाल रही थी। जन्नत की तलाश में निगाह दौड़ाते उसने राहदारी का रुख किया था। कुछ ही देर में वो दरवाजे पर दस्तक देता उसके कमरे में दाखिल हो चुका था। उसका सारा सामान कारपेट पर धरा था। वो बिल्कुल सामने नीचे बैठी उसके जूते तरतीब से रख रही थी और इतना मगन होकर काम रख रही कर रही थी कि ना दस्तक सुनाई दी थी ना उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। सीने पर बाजू बांधे वो खुशगवार हैरत से उसे देखता रह गया, फिर उसके कप में बेहद करीब पंजों के पल बैठ गया। मैं अभी अदील को कॉल करने वाला था, मेरे कमरे से कुछ सामान चोरी हो गया है। इतने करीब से इतने अचानक आवाज आने पर वो एकदम बौखलाई, स्नीकर छूटकर नीचे गिरे। तुम कब आए? घबरा कर पूछा। काफी देर हो चुकी है, वो उसके आंखों में देखकर बोला। तुम इतनी बिजी थी तुम्हें पता ही नहीं चला। जन्नत हवास भागता सी उसे देखकर रह गई। एक तायराना निगाह कमरे में दौड़ाई, फिर फुर्सत से उसे देखा। आंखों में शरारत और लबों पर जो मुस्कुराहट थी वो लब भींच कर दबा कर रहा था।
क्या आप बताना पसंद करेंगी मेरे जूते, कपड़े, टाइयाँ खुद चलकर नीचे आई हैं या आप उन्हें लाई हैं? जन्नत की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क हो गया था। उसने सोचा था वो अपने बेडरूम में उसका सामान सेट करने के बाद मैसेज करके बता देगी कि वो अब कमरा शेयर कर सकता है। लेकिन शोमई किस्मत कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। अब उसे यूं देख रहा था जैसे वो कोई जुर्म करती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई हो। अगर आप लाई हैं तो फिर क्यों लाई हैं? लहजे में किस कदर मासूमियत थी, जैसे वो ना जानता हो वो क्यों लाई थी। वो मैं जहन खाली हो गया, लफ्ज रहे ना जुमले बने। वो उसकी कैफियत से हिस्स उठाता उसके बराबर में बैठ गया कि जवाब देने के लिए जितना वक्त दरकार है ले लो, मुझे भी यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं। जन्नत को जी भरकर रोना आया। खुद को जिस सिचुएशन में फंसा लिया था उसका आसान तरीन हल भी उसे बेइंतहा मुश्किल लग रहा था। वो मैं उसकी निगाहों के तासुर से कंफ्यूज हो रही थी। वो हाँ, वो तुम क्या? वो मैं अपना रूम शेयर करने की इजाजत दे रही हूँ तुम्हें। फारिस ने भवें अचकाई, लेकिन मैंने तुमसे इजाजत कब मांगी? जन्नत को लगा जैसे आसपास बहुत से धमाके हुए हैं। आंखों के सामने इस हद अफजाई पर तारे से चमक उठे हों। इस दिन तो बड़ा कह रहे थे कमरे में दिल नहीं लग रहा। सारी मरम्मत लिहाज बालाए ताक रखते हुए वो उस पर फट पड़ी। मैंने ये कब कहा? वो कदरे हैरत से सीधा हुआ। दिल में जगह नहीं दे सकती तो कमरे में दे दो। सुलग कर याद दिलाया। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैं ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता। बेइंतहा की ये बेयकीनी की इंतहा। झूठा। जन्नत ने गोद में जो कोट रखा था उसे उठाकर कालीन पर पटका। जोफशा, जोफशा, उठकर मुलाजमा को आवाज दी। मुलाजमा फौरन हाजिर हुई। ये सारा सामान अभी के अभी साहब के कमरे में पहुंचाओ। झट से हुक्म सादिर किया, मगर मुलाजमा फारस की थी। उसके एक ही इशारे पर जन्नत के हुक्म को मुकम्मल नजरअंदाज करती कमरे से चली गई। जन्नत का पारा मजीद चढ़ गया। मुड़कर उसे देखा। अब तुम जाओ यहाँ से, सख्त लहजे में उसे हुक्म सादिर किया। आंखों में हल्की सी नमी, भवें सुखड़ी हुई, लब भिजे हुए। वो चंद लम्हों तक खड़ा रहा। अगले ही पल अपने और उसके माबैन फासले को खत्म करते हुए खुद से लगा लिया। उसकी इस हरकत पर वो अपनी जगह थम गई। थैंक यू सो मच, मुझे इजाजत देने के लिए। आवाज मध्यम और गहरी थी। जन्नत का हृदय ठंडा हुआ, तासुरात में नरमी उतर आई। अलग होकर उसने दोनों हाथों से बालों को पीछे किया। अगर मुझे पता होता आज मुझे सरप्राइज मिलने वाला है तो मैं बहुत देर से घर आता। उसके कंधों पर हाथ रखे कह रहा था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। अपनी खिफत छुपाने को धड़ल्ले से कह दिया। वो हंस दिया। ऑफ कोर्स मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। वो उसे नजरअंदाज करती कहीं और देखने लगी। मुझे चेंज करना है, फारिस ने कहा। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाल कर उसे दिए और वो अटैच बाथरूम में चला गया। जन्नत कुछ देर अपनी जगह खड़ी रही, फिर लबों पर मुस्कुराहट लिए अपना बकिया काम समेटने लगी। सीन बदलता है। अगले दिन वो ऑफिस से जल्द ही वापस आ गया। घर पहुंचकर मुलाजमों से पता चला उसकी जोजा मोहतरमा अपनी सास के साथ जैद के घर गई हुई थी। वो सीधा आफाक हाउस चला गया। वॉचमैन ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। जेबों में हाथ डाले वो बड़े ही लिए दिए से अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। सरसब्ज लॉन के वसत में एक जगह स्टेज तैयार किया गया था। नीलगों थीम में कुर्सियां मेजें सजाई गई थी। मेहमान खवातीन और उनके ढेर सारे बच्चे और हर तरफ शोर शराबा। बच्चे लॉन में भागते खेल रहे थे। सोजी मेहमान खसूसी थी। इतनी लाडली कि तकरीबन हर बच्चा उसे गोद में लिए फिरता था। केक काटा जा चुका था, तोहफे वसूल हो चुके थे। अब यकीनन मेहमानों को खिलाया जा रहा था। उसकी नजर मिसेस शिराजी पर पड़ी। वो जैद की दादी के साथ महज गुफ्तगू थी। वो आंखों में जरा सी भरमी लिए अपनी बीवी को खोजने लगा और तभी वो उसे नजर आ गई। आसमानी रंग के ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस बालों की पोनी बनाए वो ग्लास डोर से निकलकर मिसेस शिराजी की तरफ जा रही थी। जोया उसके पीछे पीछे थी। अक्सर मिसेस शिराजी के पास खड़ी बड़े मजे से अपनी सीसीटीवी आंखों से यहाँ वहां देख रही थी कि यकायक नजर फारिस पर दान पर पड़ी। आप ही! उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। जन्नत जोया के जूतों के तस्मे बांध रही थी, डर सी गई। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? समझे, भूत ही देख लिया है। नहीं, मेरा मतलब है वो वहां। अपना बाजू सीधा करके इशारा किया। फारिस साहब। जन्नत चौंक कर उठ खड़ी हुई, मुड़कर बैरूनी गेट की जानिब देखा। अगले ही लम्हे फारिस पर जान पर नजर पड़ी और उसे खुशगवार हैरत ने घेर लिया। मैं आती हूँ, कहकर वहां से निकल आई। फारिस पर दान के करीब पहुंचने तक आंखों की चमक, मुस्कुराहट, मुसरत तमाम रंग छुपा लिए। अरे तुम यहाँ? गर्दन ऊंची के जी भरकर हैरान हुई।
हाँ, मैं यहाँ। हैरत है, तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगे। देख लो, उसने जताया, फिर हाथ से उसे दूर रहने का इशारा किया। अगर सोल्जी के साथ वक्त गुजार कर आ रही हो तो। मगर वो उसके बिल्कुल पास आ खड़ी हुई, दाहिने हाथ को सामने किया। दरमियान वाली उंगली में गुलाबी रंग की प्लास्टिक खिलौना अंगूठी सजी हुई थी। कैसी है? आंखों में बच्चों जैसा इश्तियाक लिए पूछा। बटन दबाओ तो लाइट भी जलती है। फारिस के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझसे कहा होता है ऐसी हजार ला देता। मुझे एक ही चाहिए थी और मुझे जैद ने दे दी, इतरा कर कहा। तुमने अपनी फियांसी की सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए, उसने संजीदगी से कहा, और वो हंस दी। आंखों में जिंदगी की रमक थी, चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। ये खुशी किस लिए थी? उसकी आमद की वजह से या फिर? वेल, इफ यू एक्सक्यूज मी, मेरे फियांसी को पसंद नहीं मैं उसके अलावा किसी से बात करूं। एक अदा से कहकर जाने को मुड़ी, मगर फाजुल ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। तुम्हारे फियांसे से तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन अगर याद हो तो आज आपका अपॉइंटमेंट है। हाँ जी, याद है मुझे। मिसेस शिराजी ने उसकी जानिब देखा तो फारिस ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उन्होंने इशारे से उसे जाने की इजाजत दी। और मैंने ये भी कहा था डिनर बाहर करेंगे। उसे बाजू के इजार में लिए दाएं तरफ पिलर की ओर में हो गया था। तुम्हारी वजह से ठीक से कुछ खा भी नहीं सकी। वो दीवार के साथ कुछ टिकाए खड़ी हो गई, सर उठा हुआ था, आंखें चमक रही थी। अभी अक्सर को बुलाकर पूछूं तो पता चले तुमने क्या कुछ खा लिया है। नहीं, पक्की बात है, सिर्फ जैद के साथ थोड़ा सा केक खाया है। इस टिड्डे को जाने कैसे भनक पड़ी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां आ गया। जन्नत जी। फारिस और उसके दरमियान जबरदस्ती घुसकर खड़ा हो गया। तुम्हारा फियांसी अपनी फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, उसने बरहमी का इंतजार इजहार करके तबसरा किया। जन्नत ने उसे कोहनी दे मारी, आंखों आंखों में गुर्री दी कि बच्चे के एहसास का ख्याल करो। उन्होंने क्या कहा है अभी? जैद की शक्की गोलियां। कह रहे हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने ये कब कहा? वो भुना गया। जन्नत ने चेहरा मोड़कर उसे घूरा। तुम बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो? इस पांडा को देखा है? हाथ से जैद की जानिब इशारा किया और जैद जो अपनी सालगिरह के मुनासिब से सचमुच में एक पांडा गेटअप में था, खड़ा रह गया। फिर लड़ने मरने को आगे बढ़ा, मगर जन्नत ने उसे बीच से रास्ते में रोक लिया। छोड़ो उन्हें, ये तो है ही ऐसे। आप तो इतने क्यूट, इतने प्यारे लग रहे हो, और पांडा तो है ही मेरा फेवरेट। जैद के नन्हे से दिल को जरा तसल्ली हुई। नाक सुकेड़ कर फारिस को जलती सुलगती निगाहों से देखा। उसके बाबा भी वहीं आ गए। मुबारक हो आपको, फारिस ने हाथ मिलाते हुए कहा। जन्नत के मुमकिन सुसर कहका लगाकर हंसे। सच में तुमने सब मिस कर दिया, बहुत इंजॉय किया हमने। जन्नत जी, यहाँ से चले ना। जैद उसका हाथ खींचे जा रहा था। आपको अपने बेटे की सिक्योरिटी अब दुगनी कर देनी चाहिए, उसने मशवरा दिया, और वो जोर से हंसे। दिल बड़ा करो यार, कुछ थपथपा कर तसल्ली दी। अब बच्चों की खुशी थी, क्या कर सकते हैं। वो बड़े मूड में थे। आओ बैठो। नहीं, अब चलते हैं, हॉस्पिटल जाना है, 4 बजे का अपॉइंटमेंट है, फिर कभी वक्त निकाल कर आऊंगा। वो उनसे बात करते हुए बाहर चला गया था। नरन मिसेस शिराजी के पास गई, अपना पर्स उठाया। मिसेस आफाक से इजाजत ली, जोया को प्यार किया और जय से चुप छुपा कर बड़ी मुश्किल से बाहर आई तो फारिस गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। जैद उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। पहले तो उसने इस बात पर शोर मचाया कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है। जब जन्नत ने हॉस्पिटल जाने का बताया तो कुछ नरम पड़ा। मैं कल स्कूल के बाद आपसे मिलने आऊंगा, फूल भी लाऊंगा। स्टेयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए फारिस ने तप कर उसे देखा। जन्नत पैसेंजर सीट पर बैठी थी और वो दरवाजा बंद नहीं करने दे रहा था। हाँ ठीक है, जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। कार्ड्स खेलेंगे, ड्राइंग बनाएंगे और स्टोरीज भी पढ़ेंगे। वो उसे बहुत प्यार से बहला रही थी। और आप अपनी रिंग का बहुत ख्याल रखना, इनको बिल्कुल मत देना। इशारा फारिस की तरफ था। हाँ, इसका तो जैसे अब यही काम रह गया है, प्लास्टिक की अंगूठियां चोरी करना। वो जबड़े भींच कर बैठ गया। हाँ हाँ, जरूर, किसी को नहीं दूंगी, संभाल कर रखूंगी। संभाल कर मत रखिएगा, आप पहन ही रहे, अगर सेल खत्म हो जाए तो मैं नए ला दूंगा। अगर इन्होंने छोटे हाथ से फारिस की तरफ इशारा किया, कुछ कहा ना तो मुझे बताइएगा। अक्सर जाने कहाँ से गुजर रही थी, नजर गेट पर पड़ी और भागी भागी चली यहाँ। जैद को पकड़कर पीछे हटाया। आपको आपकी मम्मा बुला रही है, जल्दी से जाएं, जोया ने गिफ्ट खोल लिया है। अल्लाह हाफिज जन्नत जी। वो बड़े सोबर तरीके से हाथ हिलाकर पीछे हटा। अक्सर ने फौरन से आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और अपने साथ ले गई। जन्नत बड़ी फुर्सत से उसकी तरफ मुड़ी तो वो पेशानी पर बल डाले बैठा था। तो उसने कहा, तो ये कि मंगनी तोड़ दो, सीधा साधा हुक्म साधिर हुआ। वो हंसने लगी। तुम जेलस हो रहे हो? मैं भला क्यों जेलस होने लगा? वो चिढ़ गया।
वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुम एक बच्चे से क्यों जेलस हो रहे हो? उसके तासुरात से हिस उठाया। बच्चा? हरकतें देखी हैं इसकी, इस उम्र में मंगनी के ख्वाब देख रहा है। देखिए मिस्टर फारिस, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे फियांसी के बारे में ऐसी बात करे। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हारा दिल गुर्दा जान सब कुछ वो है। फारिस ने सुलग कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो आंखों में शरारत और लबों पर मुस्कुराहट लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। जाने दिल में सरूर की कैफियत क्यों थी? इसलिए कि फारिस उसके कहने पर वहां आ गया था, या फिर इसलिए कि उसके तासुरात भी जैसे मुख्तलिफ ना थे? वो सोचकर मुस्कुराती रही। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद वो उसे रेस्टोरेंट लेकर आया था। मेन्यू कार्ड हाथ में लिए जन्नत ने अपनी मनपसंद डिशेस का ऑर्डर किया। अब जब वो खाना खा रही थी तो उसे ही देख रहा था। हल्की फुल्की सी गुफ्तगू जारी थी। मिसेस शिराजी की बातें, सालगिरह पार्टी के इंतजामात पर तबसरा, आइमा यूनिवर्सिटी के चंद एक किस्से थे। वो सवाल करता जा रहा था और वो बोलती जा रही थी। मामूल के बरक्स वो उससे बहुत खुशगवार मूड में लगी। खाने के बाद चाय मंगवाई गई। वो अब अपना कप हाथों में लिए बैठी थी जब फारिस ने जेब से मखमली बॉक्स निकालकर उसके आगे रखा। चाय का घूंट लेते वो यकायक रुक गई। कप उसने मेज पर रख दिया। ये मैंने लंदन में तुम्हारे लिए लिया था, फारिस ने कहा। उसे अंदाजा नहीं था वो इस गिफ्ट का क्या करने वाली थी। शायद वो गुजरी हुई चंद एक बातों का हवाला देकर गुस्सा उतारती, या शायद इनकार करती। मगर उसने कुछ भी कहे बगैर मखमली डिबिया खोली। अंदर सोने का खूबसूरत और नफीस सा ब्रेसलेट रखा था। एक फूल जिसमें नन्हा सा दिल और ट्रायंगल बना था। फूल के दोनों सिरों पर गोल नगीने थे जो एक बारीक जंजीर से जुड़े हुए थे। आंखों में हल्की सी स्टाइश लिए उसने ब्रेसलेट उठा लिया। उसके तासुरात और रवैये से अपने अंदर सुकून की सी कैफियत महसूस करते हुए फारिस ने हाथ बढ़ाया। मैं आई। उसे जैसे इजाजत चाहिए। जन्नत ने इस बात में सर हिलाते हुए ब्रेसलेट उसके हवाले करके अपना बायां हाथ आगे कर दिया। एक नजर उसे देखते हुए ब्रेसलेट पहनाया। उसकी नाजुक कलाई पर वो जंजीर सच सी गई। थैंक्स, उसने कहा। तुम्हें पसंद आया? बहुत, लेकिन मेरे फियांसी की अंगूठी ज्यादा प्यारी है। वो उसे चिढ़ाने को बोली, लेकिन मेरा गिफ्ट ज्यादा पायदार है। जैद ने मुझे ये रिंग बहुत दिल से दी है। जैद का दिल बहुत छोटा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। अब उसे ये नहीं कह सकती कि उसका दिल बड़ा नहीं था। कितना बड़ा है? वो मुस्कुराकर रह गई। उसे खुशी थी कि जन्नत का माल ने उसकी तरफ से दिया जाने वाला वो पहला तोहफा हक की तरह वसूल किया था। 3 बदलता। मामूल की तरह वो फारिस वरदान के साथ जिम में मौजूद थी। रोजमर्रा के तमाम वर्कआउट करने के बाद थकी हारी सी ट्रेडमिल पर खड़ी थी और उजरत में कदम उठाती बार बार टाइम देख रही थी। मुड़कर पीछे देखा तो फारिस मोबाइल फोन कान से लगाए बात करता हुआ नजर आया। पुश्त उसकी तरफ थी। निचल अब दांतों तले दबाए वो बटन ऑफ करके उतर गई। ख्याल था उसे पता नहीं चलेगा, मगर उसी वक्त कॉल से फारिग होते ही वो अचानक मुड़ा। फिर वॉच बैंड पर टाइम देखता उसके पास आ गया। 3 मिनट बाकी थे। ना, नहीं तो। दोबारा करो पूरे 15 मिनट तक, लहजे में जरा सी सख्ती थी। क्या? वो एकदम से चीखी। ये पहले दिन से तय था, तुम जब भी वर्कआउट बीच में छोड़ोगी तो तुम्हें सजा मिलेगी। सिर्फ 3 मिनट बाकी थे, वह एहतजाजन चिल्लाई, मगर फारिस ने सुनी अनसुनी किए उसे दोबारा ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया। 15 मिनट तो जैसे उसके लिए 15 घंटे हो गए। सजा खत्म हो गई, मगर गुस्सा खत्म ना हुआ, नाराजगी खत्म ना हुई। वो ऑफिस चला गया तो उसी से सीधा मिसेस शिराजी के पास पहुंच गई। सिर्फ 3 मिनट पहले उतर गई थी मैं आंटी, सिर्फ 3 मिनट। उसने 15 मिनट बढ़ा दिए। मिसेस शिराजी को खूब शिकायत लगाई, बताते हुए भी रोना आ रहा था। उसके सामने फोन करके फारिस की क्लास ली। मम्मी, वो वर्कआउट करते बिल्कुल सीरियस नहीं होती। स्पीकर ऑन था तो आवाज उसने भी सुनी। सदमे से मुंह खोला। झूठ कह रहा है ये, तड़प कर दिफा किया। मैं इतनी मेहनत करती हूँ। आंखों में आंसू भर गए। ये चाहती है सभी वर्कआउट 1 मिनट में करके फारिग हो जाए। मम्मी, क्या ये पॉसिबल है? वो कह रहा था। अगर इससे 3 मिनट मिस हुए तो तुम्हें सिर्फ 3 मिनट ही ज्यादा लेने चाहिए थे। तुमने मेरी बहू को पूरे 30 मिनट ट्रेडमिल पर खड़ा रखा। दिस इज नॉट फेयर। वह मोटे मोटे आंसू आंखों में भर लाई थी तो वो फौरन ही उसकी हिमायत में उतरी। मम्मी, ये उसकी सजा थी। अब क्या मैं उससे कहता 10 दफा अलिफ भी लिख कर दिखाऊं? वो उनकी डांट सुनकर नरमी से बात कर रहा था। वो लाजवाब हुई। फिर सर उठाकर उसे देखा। सर झुकाए वो आंसुओं को परे धकेल रही थी। उन्हें उस पर तरस आया। तुम दरगुजर कर देते बेटा। रोज करता हूँ मम्मी, आप उससे पूछें। कल उसने 10 बार बाइसेप्स वर्कआउट करना था और उसने सिर्फ 6 बार किया।
2 منٹ کی بریک ہوتی ہے، یہ پورے 5 منٹ لیتی ہے۔ روز مجھے اس کے گھر کے کسی کونے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر جم لے جانا پڑتا ہے۔ 15 منٹ تو ایسے ضائع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اچھی طرح سے جانتی ہے میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اتنی ساری شکایتیں، جنت کو صدمہ ہوا، دکھ ہوا، سر جھکتا گیا۔ مسز شرازی اسپیکر آن کرنے پر پچھتائیں۔ خیر جو بھی ہے، انہوں نے لہجہ سخت کیا، تمہیں میری بہو کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف وہ خاموش ہوا۔ فارس: ٹھیک ہے، میری بات کروائیں اس سے، آئندہ الف ب لکھوا لیا کروں گا، پھر نہ کہے 100 دفعہ کیوں لکھوا رہا ہوں۔ آنٹی اس کو دیکھیں، چڑ کر سر اٹھایا۔ مسز شرازی کے لیے مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا۔ فارس مصنوعی خفگی سے اس کا نام لیا۔ اس سے کہیں مجھ سے بات نہ کرے اب کبھی۔ وہ رونی صورت لیے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ مسز شرازی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب کمرے میں جا کر اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، چل کر باہر آئی۔ مسز شرازی سے اجازت دے کر اقصیٰ کے ہمراہ پارک چلی گئی۔ فارس سے ناراض تھی، تو نہ اس سے بات کر رہی تھی، نہ اس کی کال ریسیو کر رہی تھی۔ کچھ وقت کھلی فضا میں بتانے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئی تو سڑک کے عین کنارے اس کی گاڑی آ رکی۔ تمہارا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلگ کر پوچھا۔ اقصیٰ پیچھے تھی، جنگلہ عبور کر کے باہر آئی تو فارس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے صاحب اس وقت یہاں؟ بیٹھو۔ فارس نے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اکثر ساتھ تھی تو وہ ضبط کر کے بہت خاموشی سے بیٹھ گئی۔ موڈ پوری طرح سے آف تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا آپ ہی، دروازہ بند کر کے اکثر نے کہا، ہاتھ بھی ہلائے، گڈ لک اور تھمس اپ بھی دکھائے۔ کیوں، تمہاری بالکن کے سر کرنے جا رہی ہے؟ کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے فارس نے اسے جھاڑا۔ اکثر بری طرح سے گڑبڑائی، نہیں وہ میں یہاں سے سیدھا گھر جاؤ، تحکم سے کہا۔ وہ مہذب سی شریف بچوں کی طرح ناک کی سیٹ پہ روبوٹ کی طرح چلتی گئی، بھولے سے بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ فارس نے گاڑی ریورس کی، جنت کھڑکی کی طرف رک کے چپ بیٹھی رہی، وہ بھی خاموش رہا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ مین روڈ پر گاڑی ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ مگر کیوں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم نے آنٹی کو میری اتنی شکایتیں لگائیں؟ اصل غم یہ تھا، تم بھی تو لگاتی ہو۔ گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ میری بات الگ ہے، تمہاری بات کیوں الگ ہے؟ اپنا منہ بند کر کے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اپنا منہ بند کر کے اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اچھا، آئی ایم سوری، آئندہ ان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں صرف اس بات پر ناراض ہوں کہ تم نے میری یہ شکایتیں لگائیں؟ تو اور کس بات پر ناراض ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ صدمے سے دکھ سے پوچھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے مجھ سے 25 منٹ ٹریڈ مل پر واک کرائی، تم نے۔ فارس نے گہری سانس لی۔ اب میں اس کے لیے سوری نہیں کر سکتا، صاف کہہ دیا۔ چند لمحوں تک اسے سخت نظروں سے گھورتی رہی، پھر اپنا رخ بدل گئی۔ کیا بہت تھک گئی تھی؟ خاموشی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی سوری، لیکن وعدہ کرو آئندہ کوئی بھی منٹ مس نہیں کرو گی۔ مکمل خاموشی۔ پیزا ہٹ چلیں؟ لیکن وہ تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ لانگ ڈرائیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خوب باتیں کریں گے۔ اس کا سر کھڑکی کی طرف ہی رہا۔ وہ اسے رچ کے نظر انداز کر رہی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ خاموشی۔ وہ گاڑی مین روڈ پر ڈالے ہوئے تھا، گاڑی سانس لے کر موڑ کاٹنے لگا تو آواز آئی، کھلا دو۔ ویسی ہی روٹھی ہوئی سی آواز، اکھڑا ہوا سا انداز۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ جو آپ کا حکم، لیکن گاڑی میں ہی کھائیں گے، اس نے کہہ دیا۔ فارس نے سر ہلایا۔ گاڑی پارک کر کے وہ آئس کریم لینے چلا گیا۔ کھڑکی کی طرف رک کے وہ اسے آئس کریم پارلر میں داخل ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ ایسے ہی خیالوں میں گم اس کی باتیں سوچ رہی تھی جب سامنے ایک سفید گاڑی آ رکی۔ دروازہ کھول کر سفید ٹراؤزر پر سرخ رنگ کی شرٹ زیب تن کیے ادینہ زبیر باہر نکلی۔ گلاسز اپنی بالوں میں اٹکائے، پرس کندھے پر ڈالا، موبائل کان سے لگائے، ہنستے ہوئے اجلن میں قدم اٹھاتی اندر داخل ہو گئی۔ جنت کی سانسیں تھم گئیں، دل رک گیا۔ ایک دم سے خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ حرکت غیر ارادی تھی، اس کا رخ گلاس ڈور کی طرف تھا۔ وہ جیسے دینا زبیر سے پہلے فارس میدان تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ شیشے کی دیواروں سے اندر کا منظر نمایاں تھا۔ اس کے قدم زمین پر جم گئے، نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئیں۔ فارس میدان کے ساتھ ادینہ زبیر موجود تھی، اس کے نفیس انگلیوں کی گرفت فارس کے بازو پر، اس کے دل فریب نگاہیں فارس کے چہرے پر تھیں۔ منظر واضح ہو کر اگلے ہی پر دھندلا گیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی، خود پر قابو پاتی واپس پلٹی، دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مٹھیاں سختی سے بھنج گئیں۔ ماہین اور برہان ذہن کے پردے پر کئی منظر لہرائے، کئی باتیں یاد آئیں، کئی خدشے، کئی وسوسے، کئی خوف سے لپٹے وہمیں اس کے اندر سما گئے۔ وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ میری زندگی میں کوئی عورت نہیں ہے،
उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। 3 से 5 मिनट का दौरानिया जो कि बढ़ता गया। 7 मिनट, 9 मिनट, 15 मिनट। अदीना जुबैर की गाड़ी के सामने ही खड़ी रही। फारिस वरदान बाहिर ना आया, उसका दम घुटने लगा, उसे वहशत होने लगी। यकायक शीशे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर सर उठाया। फारिस ने शीशे का खोलने का इशारा किया था। उसने कपकपाती उंगलियों से दरवाजा खोल दिया। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, कहकर दोनों कप उसकी तरफ बढ़ाए जो बगैर किसी तरद्दुद के उसने ले लिए। लम्हे भर के लिए उसका चेहरा देखा तो वो चौंका था। पर आ फिर घूमकर सीट पर आ बैठा। तुम्हें क्या हुआ? पूछे बिना न रह सका। कुछ नहीं। कवर उतार कर उसने चम्मच निकाल लिया। तबीयत ठीक है? हाँ, वो आइसक्रीम खाने लगी। उसे चंद लम्हों तक उसे देखा, फिर अपनी आइसक्रीम ग्लास स्टैंड पर रख दी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो छोटे छोटे चम्मच खुद भी ले रहा था। गाड़ी में पहले सिर्फ खामोशी थी, अब तो जैसे सन्नाटा उतर आया था। घर चले, वो कह रही थी। फारिस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आज के दिन उसके लिए बहुत से प्लान्स थे, मगर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अब कह रही थी। उसे सर उस बात में हिलाते हुए गाड़ी का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। सीन बदलता है। बासुल रशीदा। शाम में फुर्सत मिलते ही रूबी उसके घर पहुंच गई। दोबारा खत लिखकर इसके जरिए भिजवा चुकी थी। 2 माह में ताहाल कोई जवाब नहीं आया था। फोन नंबर कंपनी था का था, सो डायरेक्ट बच्चे के चचा से बात नहीं हो सकती थी। अब उसने तीसरी बार खत लिखा था। काफी सारी सूरतें दुआएं पढ़कर फूंकी कि ये खत किसी तरह बच्चे के चचा को मिल जाए। मगर रशीदा ने अब के साफ मना कर दिया। ना भाई ना, उसने हाथ उठाया। अपने घर वाले से कुट नहीं खानी मुझे। दोबारा वो तेरा खत दे आया है, अब कहूंगी तो चुटिया से पकड़ लेगा। बस ये आखिरी बार, देख तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रशीदा ने जिद छोड़कर उसे देखा। तो ये क्या पराए फड्डों में टांग अड़ाई जा रही है? अकल मानती है कि उसके चचा को बिल्कुल उसकी खबर नहीं होगी। रूबी लाजवाब हो गई। हो सकता है उसे तेरे खत मिल रहे हैं और वो फिर भी ना आना चाहता हो। मैं मान ही नहीं सकती, मेरा खत पढ़कर किसी को एहसास नहीं होगा। देख, रशीदा ने गहरी सांस लेकर कहा, ये जिनके घर में बच्चा वो रह रहा है ये उसके रिश्तेदार हैं। ये जो पैसे खा रहा है ये उसका सगा मामू है। जिसने उसे यहाँ छोड़ रखा है वो उसकी सगी माँ है। जो पैसे भेज कर ये समझ रहा है जिम्मेदारी पूरी कर दी है वो उसका सगा चचा है। अब तुम बताओ मुझे, किस किस से लड़ेगी? किस किस में एहसास जगाएगी? जब माँ ही बेहिस है तो और कौन एहसास करेगा? मैं कर रही हूं ना एहसास। और यहाँ रशीदा लाजवाब हो गई। वो इतना छोटा सा है रशीदा, मेरा तो उसे देखकर कलेजा मुंह को आता है। उसको तो कुछ पता भी नहीं है उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है। नौकरों से भी बदतर जिंदगी है उसकी। रशीदा ठंडी आंख भर कर रह गई। इस लड़की को समझाना फजूल था। खत देकर वो घर आ गई। जहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाजगा बना हुआ था। 3 खत, 3 कोशिशें। अब कि उसने सोच लिया था जवाब ना मिला तो वो बच्चे को उठाए खुद इस्लामाबाद उसके चचा के पास चली जाएगी। मगर यह मंसूबा ज्यादा खतरनाक था। नाकामी के चांसेस ज्यादा थे। बच्चे के साथ इस घर से गायब होने पर ज्यादा मुश्किलात पेश आ सकती थी। अगवा और चोरी का इल्जाम लग सकता था। उसकी माँ के लिए मसला हो सकता था। पर फिर इस बात की भी कोई जमानत ना थी कि अब चचा बच्चे को कबूल कर लेगा। एन मुमकिन है वो उसे वापस यहीं भिजवा दे। क्या खबर रशीदा सच कहती है और चचा ने जानबूझकर इस मासूम बच्चे को यहाँ छोड़ रखा हो। जोर से सोचते सोचते वो होश में आ गई। अल्लाह सोना, कोई तो हल हो। बस किसी तरह ये खत मिल जाए, इस घर के मालिक को तो मिल जाए, मालकन को मिल जाए, किसी को तो मिल जाए, कोई तो इसके लिए आ जाए। उसने सबके दिल से दुआ की और उसकी ये दुआ कबूल कर ली गई। सीन बदलता है। सर्द हवा का झोंका सर से आकर गुजरा था। वो दरख्तों की छांव में बेंच पर बैठी थी। सामने ही ट्रैक पर उसे हर उम्र के लोग नजर आ रहे थे। अक्सा भी यहीं कहीं टहल रही थी। गहरी सांस लेकर उसने सर उठाया। मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ तो उसने खोल कर देखा। अपने ऑफिस चेयर पर विराजमान होकर उस फारिस ने अपनी तस्वीर भेजी थी। चेहरा मुतबसम था। जन्नत के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो पूछ रहा था। कुछ बेहतर हूँ, अक्सा के साथ पार्क में हूँ, उसने जवाब लिखा। तुम्हें आराम करना चाहिए था, फौरन ही जवाब आया। इससे पहले कि वो कुछ और लिखती, उसके और धूप के दरमियान जैसे एक साया सा आ गया। उसने बेसाख्ता सर उठाया, अगले ही पल अपनी जगह थम गई। मोबाइल स्क्रीन पर फारिस के मैसेज अभी भी आ रहे थे। वो स्क्रीन पर नहीं देख रही थी, मगर मैसेज देखे जा चुके थे। आस पास दूर दूर तक हर एक शय पर जैसे एक जमूसा तारी हुआ था।
अदीना जुबैर उसके सामने खड़ी थी, ब्रांडेड ट्रैक सूट में मलबूस ऊंची पोनी टेल पटाए मुतनासिब सरापे में हर एक की मरकज निगाह बनती अदीना जुबैर उसके सामने थी। पानी की बोतल से चंद घूंट भरते हुए उसने छोटे रुमाल से अपना पसीना साफ किया, फिर एक दिलफरेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसके पास आ गई। ठहरता पैर एक ही जायजे में उसके वजूद में पनपती एक नई जिंदगी का अंदाजा लगा चुकी थी, मगर उसकी आंखों की अलवही और फातिहाना सी चमक एक लम्हे के लिए भी मान नहीं पड़ी थी। तज़ीक का आमेज नजर उस पर डालते उसने रुमाल से अपनी गर्दन को थपथपाया। सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी? मैं भी कहूँ फारिस हमारी शादी को डिले कर रहा है। कर्ब जवार में धमाका कैसा होता है और फिर इस धमाके से वजूद के परखचे कैसे उठते हैं, ये जन्नत कमाल ने इस लम्हे जाना था। उसने मुझसे कहा कुछ महीने इंतजार कर लो, मगर वजह नहीं बताई। तो वजह ये है, हाथ से इशारा किया, फिर इस्तेहजाया अंदाज में हंसी। क्या तुम्हें लगता है इसके बच्चे की मां बनकर तुम उसके दिल तक रसाई हासिल कर सकोगी, या फिर हम दोनों के दरमियान आ सकोगी? जन्नत का दिल शिद्दत से धड़क उठा, सांसें भारी होने लगी। वो आग थी जो लफ्जों की सूरत वजूद में उतरी थी, उसे राख करने लगी थी। यू नो वॉट, उसकी तरफ झुककर उसने जन्नत के दुपट्टे पर लगी बेल को उंगलियों से छुआ। तुम्हारे ख्वाबों का महल तुम्हारी औकात से बहुत ऊंचा है। सिर्फ मेरे एक कदम उठाने की देर है और सब चकनाचूर हो जाएगा। फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर बोली, पारिस भी मेरा है, घर भी मेरा है और जगह भी मेरी है। लहजे में सख्ती, आंखों में अदावत, ये खतरनाक तेवरों के साथ अपनी पोजीशन अपने इरादे उसने जन्नत कमाल पर वाजे कर दिए। सर झटक कर जॉगिंग ट्रैक की तरफ जाने लगी तो पत्थर का मुजस्मा होती जन्नत कमाल खुद को तोड़कर उठी। उसने दीना जुबैर का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे झटके से रोका था। हाउ डेयर यू, अपना बाजू छुड़ाकर उसने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा। जन्नत की आंखों में खून उतरा था, तासुरात पथरीले हो रहे थे। आइंदा मेरे शौहर का नाम इस तरह से लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदीना जुबैर लम्हे भर के लिए सदमे से गंग हुई। वजूद शोलों की जद में आ गया, अंदर बाहर हर तरफ आग जलने लगी। इस आग की जद में जन्नत भी आने लगी। तुम्हारा शौहर? किसे बेवकूफ बना रही हो तुम? लम्हे में आग की चिंगारी लिए इंतहाई ही कारत से पूछा। जानती हो मैं कौन हूँ? अदीना जुबैर हूँ मैं, फारिस मर्दान की पहली और आखिरी मोहब्बत। उसने मेरी जगह कभी किसी को नहीं दी। सिर्फ इस बच्चे की वजह से वो तुम्हें अपने साथ रखे हुए है, वरना वो तुम्हें कब का घर से निकाल चुका होता। उसकी जबान जहर उलग गल रही थी। चंद दिन लंदन में क्या गुजार लिए, तुम्हारा तो दिमाग ही सातवें आसमान पर पहुंच गया है। समझ रही हो तुमने उसे पा लिया? जन्नत की आंखों में नमी उतर आई, कदम बेजान होने लगे। प्रेग्नेंट हो इसीलिए अब तक घर में हो, वरना वो अब तक वो तुमसे अपनी जान छुड़ा चुका होता। सख्ती से कहकर उसकी आंखों में देखा, फिर इंतहाई गुस्से से उसे झटका। हद में रहो, आंगली उठाकर वार्न किया। जो मेरा है वो मेरा ही है, तुम दरमियान में आई हो, तुम्हारा ही हमारे दरमियान से जाओगी। खतरनाक तेवरों के साथ कहकर वो जाने के लिए मुड़ गई। जन्नत लड़खड़ाकर पीछे हुई, बेंच का सहारा लेकर बैठ गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। पलकें चिपकाकर सामने देखा, दीना जुबैर उसकी तरफ नहीं देखा था। वो भागते हुए नजरों से ओझल हो चुकी थी, मगर वो उसे अपने आसपास, अपनी जिंदगी में, अपने घर में, हत्ता कि अपने बेडरूम में भी नजर आ रही थी। ये ले आपका जूस। अक्सर ने उसकी तरफ स्ट्रॉबेरी जूस का गिलास बढ़ाया और अगले ही पल उसके तासुरात देखकर परेशान हो गई। आपी, आप ठीक हैं? उसने पूछा, मगर जन्नत ने नहीं सुना। वो सर उठाए गहरी सांस ले रही थी। मोबाइल पहलों में पड़ा था, मैसेजेस अभी भी आ रहे थे। उसने मोबाइल उठा लिया। मैं बस अभी ऑफिस से निकलने लगा हूँ, घर चली जाओ तो बता देना, वरना मैं तुम्हें पार्क से पिक कर लेता हूँ, कहीं जाना है। उसे संभलने में कुछ वक्त लगा। पार्क में हूँ, उसने कपकपाती उंगलियों से मैसेज टाइप किया। अक्सर नीचे बैठ गई। घर चले आप ही, मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है। मगर वो अपनी जगह से नहीं उठी। 15 मिनट बाद फारिस ने उसे पार्क से ही पिक कर लिया था। अपने तासुरात पर काबू पाए वो खुद को किसी हद तक संभाले हुए थी, अपनी आंखों में उभरती नमी को पीछे धकेलती सामने देख रही थी। अब वो उससे बातें कर रहा था, वो उसे सुन रही थी मगर समझ नहीं रही थी, कुछ कह भी नहीं रही थी। वो उसकी खामोशी को तबीयत की खराबी पर महमूल कर रहा था। कल से उसकी तबीयत निढाल थी, वो अभी भी यही समझ रहा था। 10 मिनट के ड्राइव के बाद वो एक बंगला नुमा घर के पोर्च में खड़ी गाड़ी रोक चुका था। उसके साथ ही बाई निकली, जहन कहीं और था, सोच कहीं और थी। शायद वो उसे किसी से मिलवाने लाया था, उसने खाली उस जहनी के आलम में सोचा।
लॉन से गुजरकर सदर दरवाजे तक बिल्कुल खामोशी थी। अंदर दाखिल होते ही उसने एक खोई खोई सी निगाह अतराफ में दौड़ाई। कैसा है? उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो पूछ रहा था। क्या? उसकी आवाज मध्यम थी। ये घर ठीक है। उसका अंदाज, उसका लहजा, उसकी आंखें, फारिस को लगा वो उसके साथ यहाँ कहीं नहीं है। सिर्फ ठीक है। और क्या कहूँ? सर उठाकर पूछा। मुझे बताना चाहिए पसंद आया या नहीं। इससे क्या होगा? मैं अपने लायर से बात करूंगा, मलकियत के डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, ये घर तुम्हारे नाम हो जाएगा। सदमे से दंग उसने फारिस को देखा। समाज पर यकीन नहीं आया था। फारिस ये क्या कह रहा था? क्यों कह रहा था? कदम जकड़े गए, अंदर तक सब हिल गया। तुम्हारे लिए ड्राइवर मेट का भी इंतजाम हो जाएगा, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में रकम भी ट्रांसफर कर दूंगा। बच्चे से उंगली पर सब गिनकर वाजे कर रहा था। जन्नत सदमे से पत्थर हुई खड़ी थी। कैफियत ऐसी थी जैसे पैरों तले से जमीन खींच ली गई हो। उसके हवास, शल, जहन माउस, कदम बेजान होने लगे। क्या दीना जुबैर दुरुस्त कह रही थी? वारिस पर दानों से बेवकूफ बना रहा था, उसके जज्बात से खेल रहा था। वारिस भी मेरा है, घर भी मेरा है और जगह भी मेरी है। वारिस सब कुछ कह रहा था मगर वो उसे सुन नहीं थी। वो जैसे अपने आप में, अपने तूफानों में गुम हो रही थी। उसकी आंखों के किनारे नम हो चुके थे, उसके तासुरात में एकदम से वीरानी उतर आई थी, उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। मुझे घर जाना है। उसकी आवाज कपकपाई। जन्नत मुकम्मल, चेहरा मुकम्मल सफेद पड़ चुका था। जन्नत, प्लीज मुझे घर जाना है, उसने रोते हुए कहा। सर बुरी तरह से चकरा रहा था। मुझे आंटी के पास जाना है। क्या हो गया है? मेरी तरफ देखो। कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी तरफ किया। उसके आंखों के सामने अंधेरा बढ़ गया, टांगें बेजान हो गई। गाड़ी में बैठने तक और फिर हॉस्पिटल पहुंचे तक उसे सब याद था। उसके बाद जैसे सब मुबहिम, सब धुंधला हो गया था। उसे जब ट्रीटमेंट दी जा रही थी तब भी वो रोते हुए मिसेस शराजी के पास जाने का कह रही थी। फिर जैसे एकदम सब साकिन हो गया था। दर्द भी, अजियत भी, वहशत भी, खौफ भी। वो कितनी देर तक दवाओं के जेर असर रही थी उसे अंदाजा नहीं था, मगर जब होश आया सर तब भी बुरी तरह से दुख रहा था। कमरे की मध्यम सी रोशनी अब आंखों को तकलीफ पहुंचा रही थी, जिसम में तो जैसे जान ही नहीं रही थी। उसने उठना चाहा तो फारिस ने फौरन से हाथ पकड़कर रोक दिया, उसे सहारा देकर सर के नीचे तकिए रखे ताकि वो नीम दराज पोजीशन में आ सके। खुद उसके पास ही बैठ गया। मदम सी सरकार रोशनी में वो उसकी आंखों में तशवीश देख सकती थी। उसे पूरा वाकया याद आया तो आंखें फिर से नम होने लगी। ना चाहते हुए भी वो अजियत में घिर गई, फिर से रो पड़ी। सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हुआ? वो अजहद परेशान और फिक्रमंद लग रहा था, मगर वो अब उसे नहीं देख रही थी, उसकी बात का जवाब भी नहीं दे रही थी। एहसास मुंतशिर थे, चेहरा आंसुओं से तर, अजियत अंग अंग से अया हो रही थी। क्या हुआ है? किस बात का इतना स्ट्रेस ले रही हो? नरमी से गाल पर हाथ रखा तो उसने सर उठाया। चेहरा सफेद, आंखें आंसुओं से लबरेज सुर्ख हो रही थी। दीना, उसके लब हिले। उसने कहा उसने कहा तुम उसके साथ अपनी शादी को इसलिए डिले कर रहे हो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब तुम मुझे कह रहे थे तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत नहीं, तुमने झूठ कहा। तुम उसकी आवाज कब कपा रही थी, आंसू बहते जा रहे थे। बारिश बदान लम्हे भर के लिए जैसे सख्ते में आ गया था। मैंने तुम्हें इजाजत दी थी, क्या नहीं दी थी? रोते हुए पूछा। मैंने तुम्हें कहा था जब चाहो जिसे चाहो अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, मैं कभी रुकावट नहीं बनूंगी। क्या नहीं कहा था? फिर तुमने मुझसे ये क्यों कहा तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई नहीं है? वो शिद्दत से रोते हुए कह रही थी।